नमस्कार, मैं देवांश गुप्ता। SCDRR की पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 2025-26 रक्षा बजट के बारे में। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दीपनारायण पांडे, जो JNU में फैकल्टी हैं। तो पहला सवाल, भारत सरकार ने रक्षा बजट 2025-26 में किस प्रमुख सिद्धांत को अपनाया है और इसका उद्देश्य क्या है? धन्यवाद देवांश जी। रक्षा बजट भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण उपागम है और इसको मैं सिद्धांत ना बोल करके एक उद्देश्य की बात करूंगा कि भारत सरकार किन उद्देश्यों के तहत रक्षा बजट को लागू किया है या बनाया है। भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश है, सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व में 7वां स्थान है इसका। तो ऐसे में रक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है देश के अस्तित्व के लिए, देश के सुरक्षा के लिए और देश के विकास के लिए। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का एक सपना देखा है और इस सपने को पूरे देशवासियों को पूरा करना है। ऐसे में विकसित भारत 2047 को केंद्र में रख करके एक सुरक्षित भारत की भी कल्पना की गई है। उस सुरक्षित भारत के उद्देश्य को प्राप्ति के लिए रक्षा बजट 2025-26 में कुछ विशेष नए प्रयास किए गए हैं। जैसे सेना का आधुनिकीकरण, भारत की सेना विश्व के बराबरी में आ सके ऐसे प्रावधान किए गए। दूसरा, अनुसंधान होगा तब नई तकनीकी आएगी। तीसरा, भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता, उत्पाद के संदर्भ में, प्रशिक्षण के संदर्भ में और रक्षा से जुड़े हुए औद्योगिक उत्पाद में भी आत्मनिर्भरता। इसके साथ साथ जो भारतीय सेना के मूलभूत संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप की बात की गई है, उसमें भी इस बजट में स्थान दिया गया है। बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का केवल अपने पड़ोसी देश ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों या सुदूर स्थित भारत के प्रतिद्वंदी राष्ट्र जो समय समय पर भारत को प्रभावित करने की मंशा भी रखते हैं, ऐसा भी प्रावधान इस रक्षा बजट में किया गया है। और साथ साथ भारतीय सीमा, भारत की विशाल थलीय और जलीय सीमा के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सर, तो हमारा दूसरा सवाल ये है कि 2025-26 के रक्षा बजट में ऐसे क्या पहलू हैं जो भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेंगे? 2025-26 के बजट में सैन्य सुधारों पर जोर दिया गया है और इस बजट में 1.8 लाख करोड़ का पूंजीगत प्रावधान किया गया है, जो भारतीय सेना को केवल अत्याधुनिक बनाने के लिए ही नहीं है, उसका चौमुखी विकास, एक सैनिक की प्राथमिक आवश्यकताओं से लेकर के सेना या युद्ध की पूर्ण आवश्यकताओं को विकसित करने का प्रावधान इस रक्षा बजट में है और इसमें कोई दो राय नहीं है। यह रक्षा बजट भारत के भविष्य के लिए, भारत के सुरक्षित भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा और इस बजट से भारतीय सेना से जुड़े हुए उद्योग सभी को प्रोत्साहन मिलेगा। सर, तो क्या आपके हिसाब से क्या ये बजट आत्मनिर्भर भारत के पहल को समर्थन देता है? बहुत अच्छा आपने कहा। देखिए, मोदी सरकार की नीति आत्मनिर्भर भारत की ओर है। केवल शैक्षणिक या स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही आत्मनिर्भरता का विषय नहीं है। ये सरकार रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को अपना रही है और आत्मनिर्भरता का जो सिद्धांत है वो तभी पूरा होगा जब स्वदेशीकरण की ओर भारत जाएगा। और इस रक्षा बजट में भारतीय रक्षा उत्पादों के स्वदेशीकरण और स्वदेशी आत्मनिर्भरता का भी विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे भारत की जो बहुत बड़ी पूंजी विदेशी हथियार को खरीदने में खर्च होती थी, अब हम स्वदेशी हथियार खरीदेंगे। इसके साथ साथ हम स्वदेशी अनुसंधान, जैसे DRDO भारत में कार्य करता है, ऐसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इन सभी के सर्वांगीण विकास और दीर्घकालिक
आत्मनिर्भरता के लिए भी सरकार ने इस रक्षा बजट में प्रावधान किए हैं और रक्षा बजट के क्षेत्र में या रक्षा के क्षेत्र में आने वाला समय बहुत आशाओं भरा होगा और उस आशा को ये रक्षा बजट पूरा करेगा। सर, तो इस बजट के मद्देनजर रखते हुए भारत की भू राजनीतिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले वर्ष में? भारत दुनिया को प्रभावित करने वाली भू राजनीतिक स्थिति में है। भारत एक तरफ अफ्रीका से बहुत निकटता रखता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया से भी इसकी निकटता है और वहीं सेंट्रल एशिया से इसकी निकटता है। और भारत दुनिया का ऐसा देश है जो समुद्री सीमा और थलीय सीमा दोनों में प्रभावी भूमिका रखता है। भारत के 7 थलीय पड़ोसी देश हैं और ये 7 थलीय पड़ोसी देश केवल देश नहीं हैं, एक शक्ति के रूप में भी जाने जाते हैं, जैसे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये विश्व राजनीति में अपनी एक दखल रखते हैं और यदि ये भारत के अनुकूल व्यवहार करते हैं तो यहाँ की भू राजनीतिक स्थिति भारत के लिए बहुत सुगम होगी। लेकिन यदि प्रतिकूल व्यवहार करेंगे तो भारत की भू राजनीतिक स्थिति बहुत संघर्षपूर्ण बन सकती है। और ऐसे ही आप समुद्री पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान भी हमारा समुद्री पड़ोसी देश है, मालदीव भी हमारा समुद्री पड़ोसी देश है, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार, इनसे भी हमारी समुद्री सीमा स्पर्श करती है। इन सभी देशों के साथ में यदि भारत के मधुर संबंध होंगे तो हम भू राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे और ये देश शांत होंगे, विकास की ओर उन्मुख होंगे तो भी भारत के लिए अनुकूल स्थिति होगी। लेकिन यदि पड़ोसी अशांत है, पड़ोसी में आंतरिक कलह है, तो उसका प्रभाव भारत की भू राजनीति पर पड़ेगा। मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता हुई जिसका सीधा प्रभाव भारत को दिखाई पड़ा। श्रीलंका में भी राजनीतिक अस्थिरता रही, उसका प्रभाव भारत में दिखाई पड़ा। बांग्लादेश में भी राजनीतिक अस्थिरता हुई, उसका प्रभाव भारत पर पड़ा। ऐसे म्यांमार की आंतरिक जो स्थिति है उसके कारण भी भारत प्रभावित हो रहा है और पाकिस्तान का हम समय समय पर देखते ही हैं। ये एक सहज प्रभाव है कि पड़ोसी कलहपूर्ण वातावरण में है तो वहां की बहुत बड़ी आबादी भारत से अपने यहाँ शरण की मांग करती है या शांति की अपेक्षा रखती है। और इसके साथ साथ आप चीन को देखें तो चीन के 2 रूप दिखाई पड़ते हैं। एक है व्यापारिक संबंध भारत के साथ, दूसरा पड़ोसियों को अस्थिर करना या पड़ोसियों को भारत के विरुद्ध खड़ा करना, जिसका प्रभाव बांग्लादेश और पाकिस्तान में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कहीं ना कहीं मालदीव और श्रीलंका की राजनीतिक अस्थिरता में भी चीन का प्रभाव या चीन का हस्तक्षेप दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में कहें कि यदि हम इतने बृहद दृष्टिकोण से यदि अपने रक्षा का चिंतन नहीं करेंगे तो भारत भू राजनीतिक रूप से प्रभावित होगा। एक और बात बताना चाहूंगा कि चीन ने स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति अपनाई, भारत को समुद्री सीमा के द्वारा घेरने का प्रयास किया। जैसे म्यांमार में सिटवे पोर्ट, ऐसे ही श्रीलंका में हरमनटोटा और पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, इन सब में उसने एक अपना अप्रत्यक्ष सैनिक अड्डा भी बनाया है जो कहीं ना कहीं दूरगामी दृष्टिकोण से भारत को प्रभावित करेगा। तो मेरा यही कहना है कि भारत को अपनी भू राजनीतिक स्थिति अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है, थलीय रूप से भी और जलीय रूप से भी। भारत की सीमाओं को अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत की सीमाओं से हो रहे पलायन को हम रोकेंगे
तो हम भारतीय सीमाओं को भू राजनीतिक रूप से और मजबूत कर पाएंगे। ऐसे में यह रक्षा बजट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और हिंद महासागर ही नहीं पूरे दुनिया में हिंद को मजबूत करेगा। सर, भू राजनीतिक संदर्भ पे आपने काफी अच्छा दृष्टिकोण दिया। सर, आपने सैनिकों की बात करी थी और सैनिकों से ही हमारी सेना बनती है और वो सर्विस देते हैं और उस सर्विस का अंत भी आता है जब सैनिक रिटायर होता है। तो सर, उसे मद्देनजर रखते हुए इस बजट में भारत सरकार ने सैनिकों के कल्याण के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। एक सैनिक सेवा के साथ साथ जब सेवा में नहीं रहता है या रिटायर होता है तब भी वो सैनिक ही माना जाता है। एक सैनिक जीवन पर्यंत सैनिक होता है। इस सिद्धांत को भारतीय सेना के साथ साथ भारत सरकार भी मानती है और उसका सम्मान करती है। इसीलिए इस रक्षा बजट में एक्स सर्विस कंट्रीब्यूटरी स्कीम यानी ECHS को लागू किया गया है और ओल्ड और वन रैंक वन पेंशन योजना को और मजबूत करने की पहल की गई है। साथ साथ एक सैनिक अपना समय के साथ साथ अपने जीवन की आवश्यकताओं की मांग के अनुसार जीवन जी सके, एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, ऐसे बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ में इस बजट में स्थान दिया गया है। इसमें एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को अपनाया गया है। ये क्या होगा? इसमें एक पूर्व सैनिक अपने हेल्थ की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, उसे किसी का मुहताज ना होना पड़े। इस स्कीम के द्वारा वो अपने परिवार को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुरक्षित कर पाएगा। साथ साथ वन रैंक वन पेंशन स्कीम को भी इस बजट में विशेष स्थान दिया गया है। उसके और अधिक विकास, उसके और अधिक परिष्करण की बात इस बजट में किया गया है, जिसका प्रभाव आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। साथ साथ एक सैनिक के चिकित्सा, सैनिक के वित्तीय आत्मनिर्भरता और सैनिक के सम्मानजनक जीवन यापन का भी ध्यान इस बजट में किया गया है। सर, तो बजट में बात हुई है आधुनिक तकनीकें लाने की, नई मिसाइलें, नई बंदूकें और यहाँ तक कि परमाणु क्षेत्र में भी बजट में काफी बातें हुई हैं। लेकिन फिर भी जो सैन्य और जो रक्षा कर्मचारी हैं उनके पेंशन और उनके वेतन पे काफी खर्चा किया गया है। ऐसा क्यों? देखिए, अर्थ से हमारा व्यवहार बदलता है, हमें ऊर्जा आती है और इस बजट में 4.7 लाख करोड़ रुपए रक्षा कर्मियों के वेतन और पूर्व सैनिकों के पेंशन के लिए आवंटित किया गया है, जो भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाएगा, युवाओं को भारतीय सेना के में शामिल होने की प्रेरणा देगा। क्योंकि आज का युवा कल का सैनिक है और आज का सैनिक आने वाले समय में भारत का एक आधार स्तंभ है। ऐसे में जब तक वेतन के क्षेत्र में, पेंशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार नहीं होगा, तब तक सेना का आत्मबल, सेना का उत्साह पूरा नहीं बढ़ेगा। जब सैनिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, बेहतर वेतन मिलेगा, तो वो अपने कार्य को और अच्छे से कर सकेंगे। यह बजट सैन्य मनोबल को बढ़ाएगा और इसके साथ साथ वो अपने परिवार के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में अच्छे से निश्चिंत रहेंगे। और जब सैनिक अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं से निश्चिंत रहता है तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए और बेहतर अपनी सेवाएं दे पाएगा। सर, तो सैनिकों के वेतन और उनकी पेंशन से मेरे दिमाग में ये आता है कि तत्काल परिस्थितियों को तो ध्यान में रखा ही गया है, पर बजट में दीर्घकालिक रक्षा रणनीति को ध्यान में रखते हुए क्या क्या पहलू हैं? देवांश जी,
आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, हमारी बुद्धिमत्ता तभी है जब हम अपने त्वरित या तुरंत की आवश्यकता के साथ साथ दूर की आवश्यकता का भी विश्लेषण कर पाए या समझ पाए। इसीलिए 2025-26 का जो बजट है वो सुधारों के वर्ष के रूप में भी पहचान बना रहा है। साथ साथ नई नई तकनीकियों का भी, नए नए इनोवेशन का भी इसमें समावेश किया गया है। जैसे साइबर सुरक्षा के लिए इसरो के साथ तालमेल, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग, ऑटोमेटेड विमान का प्रयोग, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में अनुसंधान और ड्रोन्स के उपयोग का भी स्थान इस बजट में दिया गया है। इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ियां या वर्तमान सैनिक इससे सभी विधाओं से प्रशिक्षित हों, उसके लिए भी प्रशिक्षण और इनोवेशन की बात की गई है। और दीर्घकालिक रूप से देखेंगे आप तो निजीकरण भी इस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम फ्रांस से, इजराइल से, रूस से, अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, लेकिन हम जो हथियार खरीदते हैं उन देशों की सरकारी रक्षा उत्पाद की कंपनियों से नहीं खरीदते हैं। फ्रांस के किसी प्राइवेट रक्षा कंपनी से हम उत्पाद खरीदते हैं, इजराइल के किसी प्राइवेट रक्षा उत्पाद की कंपनी से सामान खरीदते हैं। तो फिर भारत अपने देश में प्राइवेट रक्षा उत्पाद की कंपनियों को बढ़ावा क्यों ना दे? सरकार सारे चीजों पर नियंत्रण रखे, लेकिन अपने नागरिकों को भी अपने विकास का सहभागी बनाए। ये गांधी जी का सिद्धांत रहा है। उसी सिद्धांत को यदि हम और सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो एक भारत का नागरिक केवल सैनिक ही क्यों बने, भारत का नागरिक एक रक्षा उद्योगपति भी बने। इस बढ़ावे के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। सरकार ने निजी कंपनियों के प्रोत्साहन के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस और एडवांसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आइडेक्स मतलब अदिति जैसी योजनाओं को भी लागू किया है। इन योजनाओं के तहत नई तकनीकों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाएंगी। इसके साथ साथ रक्षा क्षेत्र में घरेलू निजी उद्योगों को भागीदारी बढ़ाने के लिए 75% आधुनिकीकरण बजट स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए आवंटित किया गया है, जिससे देश की रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकेगी। साथ साथ भारत को रक्षा निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाया जा सकेगा। धन्यवाद सर। सर, इस वार्तालाप में आपने इतने सारे विषयों का उल्लेख किया। आपने विकसित भारत के बारे में बात करी, आपने आधुनिक दृष्टिकोण से बजट के बारे में बताया। आपने ये बताया कि हमारे रक्षा बजट में सैनिकों के वेतन और पेंशन के बारे में क्या क्या बातें हुई हैं। आपने इस बारे में भी बताया कि आगे आने वाले समय में भारत ने अपने आप को किस पोजीशन में डाला है कि हम अपने प्रेजेंट को लेके, अपने वर्तमान को लेके आगे बढ़ सके। और आपने ये भी बात करी कि हमारा आगे आने वाले समय में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें, उनके क्या अपॉर्चुनिटीज भारत सरकार प्रोवाइड करना चाहती है। धन्यवाद सर।